Hello students, today we are going to start a new topic in our banking and finance course. This topic is about risk management in banks. आप सभी जानते हैं बैंक्स जो होते हैं वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं एज़ फार एज़ रिस्क इज़ कंसर्न, क्योंकि किसी भी बैंक को फेल होना या उसकी बैंकरप्सी होना ये बहुत ही इकनॉमी के लिए, बैंक्स के लिए, बैंकिंग सिस्टम के लिए और उसके डिपॉजिटर्स के लिए एक बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन है और जिसको कभी भी बैंक या गवर्नमेंट नहीं चाहेगी। तो ऐसे जितने भी रिस्क जो हो सकते हैं बैंक के सामने उनको आइडेंटिफाई करके उसको मैनेज करना बैंक्स के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज के इस टॉपिक में हम लोग कोशिश करेंगे कि बैंकिंग क्षेत्र में क्या क्या रिस्क एक्टिविटी हैं उनको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, कैसे उसको मिटिगेट कर सकते हैं और मिनिमाइज़ कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट द सेशन ऑन रिस्क मैनेजमेंट इन बैंक्स। अब यूँ तो अगर हम फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें, इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो बहुत अलग अलग तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस होते हैं जो गोल्ड लोन या व्हीकल लोन या स्पेशल कुछ फाइनेंसेस करते हैं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, शेयर ट्रेडिंग कंपनीज़ होती हैं। तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, लेकिन आज के इस सेशन में, इस टॉपिक में हम लोग केवल जो बैंक्स हैं उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे कि उनसे संबंधित क्या रिस्क होती हैं। और आप सभी जानते हैं जितना भी बैंकिंग और फाइनेंस का फील्ड है इंडिया में वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के द्वारा नियंत्रित रहता है, कंट्रोल रहता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बैंक या बैंकिंग ऑपरेशन स्टार्ट नहीं कर सकते हैं विदाउट परमिशन ऑफ RBI। एंड RBI किसी भी बैंक को स्टार्ट होने से पहले उसके बहुत सारे नॉर्म्स, नियम, कायदे, कानून होते हैं जिनको फुलफ़िल करना होता है, उसके बाद ही आप बैंकिंग ऑपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में RBI जो है वो बैंक्स को बहुत हैवीली और टाइटली रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। बैंकिंग के जितने डेली रिपोर्ट्स हैं, इम्पॉर्टेंट उनके सारे जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उन सब की समरी रिपोर्ट्स सब कुछ RBI के पास डेली बेसिस पर जाती है, जिसकी मॉनिटरिंग होती है और बैंक्स को बहुत नियंत्रित और रेगुलेटेड रखा जाता है। RBI या गवर्नमेंट केवल यही नहीं चाहता है कि बस बैंक के जो कुछ उसके सिस्टमेटिक जो रिस्क होते हैं उसी को देखे, नहीं, वो जो कंसर्न रहता है वो रहता है उसके टोटल रिस्क से, कि बैंकिंग फील्ड में जितनी भी रिस्क हो सकती हैं, जितने भी अलग अलग क्षेत्र हो सकते हैं उसके काम के, उसमें कोई रिस्क ना हो। तो इसलिए वो टोटल रिस्क को देखता है रेगुलेटर RBI, और कभी भी वो ये नहीं चाहेगा कि कोई भी बैंक फाइनेंशियल तकलीफ़ में घुसे और उसको बैंकरप्सी या उसको इस तरह के उसको लिक्विडेट करना पड़े। ऐसी सिचुएशन गवर्नमेंट, बैंक, RBI सभी के लिए बहुत ही शर्मनाक होती है, तो वो उसको किसी भी सूरत में अवॉइड करना चाहते हैं। अब देखिए, अगर हम रिस्क की बात करें तो उसको मैनेज करने के लिए दो ब्रॉड स्ट्रेटजीज़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमेशा लेके चलते हैं। एक तो ये है कि बैंक्स इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या क्या उनके रिस्क हो सकते हैं बैंक में, और वो इंडिविजुअल रिस्क को फिर कैसे उसको मैनेज करना है उसके लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं, कुछ अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं। तो इस तरह की रिस्क को मैनेज करने का जो स्ट्रेटजी है वो रिस्क डिकम्पोजिशन है, कि आपने जो टोटल रिस्क है उसको अलग अलग भाग में बांट दिया और हर इंडिविजुअल रिस्क के लिए आपने अलग स्ट्रेटजीज़ बनाई, उसके लिए अलग नियम, कायदे, कानून बनाए ताकि वो रिस्क को आप मैनेज कर सकें। अगर हम एग्ज़ाम्पल से इसको समझना चाहें तो जैसे कि बैंक में अलग अलग रिस्क हो सकती हैं कि भाई बैंक को
क्रेडिटर के लोन डिफ़ॉल्ट की रिस्क है कि बैंक जितने भी लोन देता है वो रिकवर ना हो, ये एक बहुत बड़ी रिस्क बैंकिंग में होती है। तो दूसरा रिस्क हो सकता है कि भाई बैंक खुद भी बहुत सारी जगह पैसा इन्वेस्ट करता है, ट्रेडिंग करता है, तो उसमें भी उसको रिस्क हो सकती है। बैंक को रिस्क उसके ऑपरेशंस की भी हो सकती है, जिसमें बैंक कंप्यूटर्स उसके चल रहे हैं या जो उसके रिकॉर्ड्स हैं, है ना, कभी कोई कंप्यूटर फेल हो जाए, कोई सिस्टम ख़राब हो जाए, कोई एटीएम मशीन ख़राब हो जाए, सिक्योरिटी होती है ना, कोई रिकॉर्ड्स ख़राब हो जाए, कभी कुछ हो जाए, तो ये सब रिस्क हैं। अब ये अलग अलग जो रिस्क हैं उसको बैंक ये देखेगा कि मुझे कैसे इन रिस्क को सेपरेटली मैनेज करना है, हर रिस्क को अपना तरीके से एनालाइज करते हुए। तो ये तरीका हुआ कि बैंक ने रिस्क को डिकम्पोज किया अलग अलग और उसको इंडिविजुअली हैंडल करने की कोशिश की। दूसरा जो स्ट्रेटजी है वो है रिस्क एग्रीगेशन का। रिस्क एग्रीगेशन क्या कॉन्सेप्ट है कि आप अपने रिस्क को कई बार एक लिमिट के बाद कम नहीं कर सकते हैं। आप मैक्सिमम प्रयास कर लीजिए तब भी वो रिस्क, कुछ रिस्क तो उसमें छूट ही जाती है। तो उसके बाद आप फर्दर रिस्क को कैसे कम करते हैं कि आप डाइवर्सिफाई करते हैं। मतलब अगर मैं लोन्स की बात करूं तो ऑब्वियसली बैंक जब लोन देता है तो लोन ना आएगा उसकी एक रिस्क होती है, लेकिन बैंक उस रिस्क को ओवरऑल कैसे कम करेगा, जब हम बहुत बड़े लार्जर स्केल में उसको देखेंगे कि बैंक अगर 3,000 करोड़ रुपए के लोन देता है तो वो 3,000 करोड़ को वो बहुत कम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट ना करे, बल्कि वो बहुत डाइवर्सिफाइड रखे उसको। अगर वो बहुत सारे लोगों को लोन देगा तो उसमें बहुत सारे लोगों का डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस कम होंगे। तो ऐसे में बैंक अगर कुछ डिफ़ॉल्ट्स भी होंगे तो उसको ओवरऑल सिनेरियो में वो मैनेज कर पाएगा, तो मतलब वो उसको डाइवर्सिफाई करेगा। इसी तरह से अगर हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो पर्टिकुलर किसी एक सेक्टर में बैंक लोन ना दे। मे बी हमारे इकोनॉमी के बहुत अलग अलग सेक्टर हैं, ऑटोमोबाइल है, कंस्ट्रक्शन है, रिटेल है, सॉफ्टवेयर है, आईटी है, मैन्युफैक्चरिंग है। ऑब्वियसली बैंक्स ये सभी सेक्टर्स की कंपनीज़ को लोन देता है, तो बैंक कभी भी किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर पर अपना एक्सपोजर बहुत ज़्यादा ना रखे। मालूम पड़ा उस सेक्टर में कोई तकलीफ़ आई, उसकी कंपनियां बंद हुई या जो भी प्रॉब्लम हुई उसके चलते लोन डिफ़ॉल्ट हुए, तो अगर बैंक अपने आप को डाइवर्सिफाई रखेगा, अलग अलग सेक्टर्स में अपने लोन रखेगा, तो उस केस में बैंक को नुकसान होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो उस तरह से वो अपने आप को डाइवर्सिफाइड भी रखें। और जनरली बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये दोनों ही स्ट्रेटजीज को यूज़ करते हैं जब अपने बैंक की रिस्क को मैनेज करते हैं। दैट इज़ रिस्क डिकम्पोजिशन एंड रिस्क एग्रीगेशन। देखिए बैंक क्या है, बेसिकली एक इंटरेस्ट का जो स्प्रेड है उसी पर वो अपना काम करता है। मतलब बैंक जो पैसा लेता है वो कम ब्याज दर में लेता है, और जो बैंक लोन देता है, बोरोइंग करता है, वो ज़्यादा ब्याज दर में करता है। तो वो जो उन दोनों के बीच में एक जो गैप है, जो स्प्रेड बैंक को मिला है, वही उसका अर्निंग है, और उसी अर्निंग में उसको अपने खर्चे मैनेज करने हैं, और उन खर्चों में से जो कुछ बच जाएगा वो उसका प्रॉफिट होता है। तो यही एक बैंक का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और बैंक्स जो हैं वो कॉमर्शियल और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग दोनों ही एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। कॉमर्शियल बैंकिंग बोलेंगे तो भाई बैंक की शाखा होती है जिसमें रिटेल एंड होलसेल दोनों तरह के कस्टमर्स आते हैं और वो उसको वहाँ से मैनेज करते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, आपने ऑलरेडी बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में हमने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में पढ़ा कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अपने आप में एक बड़ा एरिया है जिसमें बैंक बहुत सारी सर्विसेज जो देता है इन्वेस्टमेंट से संबंधित, वो भी उसका एरिया है। बैंक्स में देखिए क्या होता है, एक प्रूडेंशियल नॉर्म्स होते हैं। ये प्रूडेंशियल नॉर्म्स आरबीआई ने बनाए हैं। प्रूडेंट का मतलब होता है कि आप कोई भी एक्टिविटी करने से पहले सोच समझ के उसकी क्या रिस्क हो सकती हैं, क्या उसके पिटफॉल्स हो सकते हैं, उसको समझते हुए होशियारी से अपना काम करते हैं, आप प्रूडेंट रहते हैं। तो उसी प्रूडेंट से बना है वर्ड प्रूडेंशियल नॉर्म्स। तो प्रूडेंशियल नॉर्म्स जो आरबीआई ने सेट किए हैं बैंक्स के लिए, अगर उन नॉर्म्स को हम समझने की कोशिश करें तो उस नॉर्म्स का एक बहुत बड़ा जो
उसका पॉइंट है या उसका एक फैक्टर है वो है कैपिटल एडिक्वेसी इन बैंक्स, जिसको CAR इन शॉर्ट हम बोलते हैं, विच इज़ ऑल्सो नोन एज कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशियो, CRAR। अब ये क्या होता है, देखिए कैपिटल एडिक्वेसी इन बैंक्स, वेन एवर समबडी वॉन्ट टू स्टार्ट अ बैंक, है ना, जब भी आप किसी नई बैंक की शुरुआत होती है तो जो उसके फाउंडर्स हैं या जो उसके शुरू के पैसा लगाने वाले लोग हैं बैंक स्टार्ट करने के लिए, उनको बैंक के अंदर एक कैपिटल क्रिएट करना होता है, मतलब अपना एक बड़ा चंक ऑफ पैसा उसमें लगाना होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आपने एक बैंक शुरू किया और आपने लोगों से डिपॉजिट्स ले लिए और दूसरी तरफ आपने उस डिपॉजिट्स को लोगों में लोन में बांट दिया। नहीं, आप डिपॉजिट्स लेंगे, लेकिन आपको डिपॉजिट से पहले अपना एक बड़ा बैंकिंग स्टार्ट करने के लिए, ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए अपना एक कैपिटल उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और जितना आप कैपिटल लगाएंगे उसी के प्रपोर्शन में आप बोरोइंग्स ले सकते हैं या लोगों से पैसा उधार ले सकते हैं, डिपॉजिट्स ले सकते हैं। एक जो नॉर्म है इंडियन बैंक्स का RBI के द्वारा, वो लगभग 9 से 10% के आसपास है। मतलब आप 10 रुपया अगर अपनी जेब से लगाएंगे तब 90 रुपया आप बाज़ार से बोरो कर सकेंगे, डिपॉजिट्स ले पाएंगे। और इस तरह से आप 10 + 90 जो 100 रुपये इकट्ठा करेंगे, उसी 100 रुपये को आप फिर लैंड करेंगे, दूसरों को उसका लोन देंगे या उधार देंगे। अगर आप 10 रुपये नहीं लगा सकते हैं तो आप उतना डिपॉजिट्स भी नहीं ले सकते हैं। तो ये जो 10% अपना कैपिटल लगाने का जो एक नॉर्म है, रेस्ट्रिक्शन है RBI की तरफ से, उसी को बोलते हैं कैपिटल एडिक्वेसी। मतलब जब भी कोई बैंक स्टार्ट कर रहा है तो उसमें एक एडिक्वेट अमाउंट में, एक सफिशिएंट अमाउंट में कैपिटल होना चाहिए। इसी को Tier 1 जो सिक्योरिटी है बैंक की बोला जाता है कि Tier 1 सिक्योरिटी क्या है कि बैंक इक्विटी कैपिटल। और क्या होता है, कई बार जो बैंक को मुनाफा होता है, प्रॉफिट होता है साल के अंत में, वो सारा का सारा प्रॉफिट बैंक अपने कस्टमर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को डिसबर्स नहीं कर सकता है, वो वापस से उनको नहीं दे सकता। उसका एक सर्टेन पोर्शन, लगभग 24 से 25% के आसपास, उसको वापस से कैपिटल में इन्फ्यूज़ करना पड़ता है। तो उसको रिजर्व्स बोलते हैं। तो जो भी रिजर्व्स हैं, डिस्क्लोज रिजर्व्स हैं और कैपिटल है, वो बैंक का Tier 1 कैपिटल है, सिक्योरिटी है। जो Tier 2 है सिक्योरिटी, वो कैसी है कि बैंक जो भी पैसा डिपॉजिट करता है, लेता है, उस पैसे का सर्टेन पोर्शन उसको कैश की फॉर्म में रखना होता है RBI के पास। मे बी वो 5 या 6% जो भी RBI के नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से उसको रखना होता है। दैट कैश रिजर्व इज कॉल्ड CRR। CRR इज कैपिटल रिजर्व रेशियो या फिर कैश रिजर्व रेशियो। ये जो कैश रिजर्व रेशियो है, ये बैंक के जो भी उसके बैंकिंग ऑपरेशंस हैं उनको मैनेज करने के लिए होता है, लेवल आउट करने के लिए होता है। तो बैंक को एक सर्टेन पोर्शन अपने डिपॉजिट्स का CRR के फॉर्म में रखना पड़ता है RBI के साथ, और उसको करीब 15% के आसपास SLR इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। मतलब बैंक्स को 10 से 15% अपने जो डिपॉजिट्स हैं उनको ऐसे जगह इन्वेस्ट करना होता है जो कि RBI आइडेंटिफाई करता है, जहाँ से वो कभी भी उसको कैश की फॉर्म में कन्वर्ट करके अपनी लिक्विडिटी को मैनेज कर सकते हैं। मतलब वो किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं, मे बी RBI के बॉन्ड हो सकते हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड हो सकते हैं, या गवर्नमेंट की कुछ सिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, है ना। इस तरह के जो आइडेंटिफाइड इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट्स बोल लीजिए उसको, या गवर्नमेंट के पास रिजर्व हो गई है, इस तरह के जो इन्वेस्टमेंट है उनको इजीली कभी भी बैंक कैश में कन्वर्ट कर सकता है और उसको यूज़ कर सकता है जब भी उसको फंड्स की आवश्यकता हो। आप इस तरह से समझिए,
बैंक बहुत सारे छोटे छोटे डिपॉजिटर से पैसा लेता है और बैंक छोटे छोटे समय के लिए उसको उन डिपॉजिटर से लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जितने सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर हैं, इंडिविजुअल्स हैं, सैलरीड पीपल हैं, है ना, वो लोग क्या करते हैं, मे बी 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख की एफडियाँ करते हैं बैंक के अंदर। और कितने पीरियड के लिए करते हैं? 1 साल, 2 साल, 6 महीने के लिए करते हैं। और उसके बाद जब अपना पैसा इकट्ठा हो जाता है तो उसको किसी बड़े इन्वेस्टमेंट में लगा देते हैं, किसी म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में, या प्रॉपर्टीज़ में, या गोल्ड में। और अपने जो छोटे छोटे डिपॉजिट्स हैं उसको वो बड़े लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बैंक के पास एक तरफ जो डिपॉजिटर्स हैं वो भारी संख्या में हैं, लार्ज क्वांटिटी में हैं, और वो छोटे छोटे डिपॉजिट देते हैं और छोटे समय के लिए देते हैं। दूसरी तरफ हम देखें तो बैंक लॉन्ग टर्म लोन्स देता है। आप सोचिए, बैंक अगर ऑटो लोन देगा, कार खरीदने के लिए लोन देगा तो 5 साल 7 साल के लिए देगा। अगर वो घर के लिए होम लोन देगा तो उसका पीरियड 5 साल, 10 साल, 15 साल, 25 साल, 30 साल तक भी हो सकता है। इसी तरह से बैंक जब इंडस्ट्रीज़ को लोन देता है तो वो भी 5 से 7 साल के लिए होते हैं। तो इस तरह से बैंक जब देता है लोन तो वो लंबे पीरियड के लिए देता है और बड़ी क्वांटिटी में देता है। आप घर के लिए लोन लेते हैं 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ ले सकते हैं। जब कॉमर्शियल लोन्स होते हैं, बैंक को, फैक्ट्रीज़ को होते हैं, कॉरपोरेशंस को होते हैं, वो करोड़ों में वो भी हो सकता है। तो इस तरह से जो बैंक के डिपॉजिटर्स हैं वो छोटे छोटे हैं, ज़्यादा हैं, कम समय के लिए। वेरेज जो उसके लैंडर्स हैं, जिसको उसने पैसा दिया है, वो कम संख्या में हैं, ज़्यादा समय के लिए हैं और ज़्यादा क्वांटिटी के हैं। तो ऐसे में बैंक को ये मैनेज करना होता है कि जब उसके छोटे डिपॉजिटर्स उससे पैसा मांगने आए तब तक उसके बड़े जो क्रेडिटर्स हैं जिसको उसने लोन दिया है वहाँ से वो पैसा रिटर्न आ जाए। तो ये इसी सर्कल में, इसी जो मनी का ट्रांजैक्शन जो है, उसी में बैंक को अपने ऑपरेशंस को एफिशिएंटली मैनेज करना होता है। और उसको दोनों बकेट्स को मैनेज करना होता है कि एक बकेट से दूसरे बकेट में पैसा ट्रांसफ़र होता रहे और पैसे की कभी कमी ना हो। ऐसा कभी ना हो कि कोई डिपॉजिटर अपना पैसा लेने जाए और उस समय बैंक के पास पैसा ना हो। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो ये बैंक के लिए ख़तरनाक सिचुएशन होती है, घातक होती है। उन्हीं सबको मैनेज करने के लिए आरबीआई बोलता है कि आपके पास CRR होना चाहिए, कैश रिजर्व रेशियो होना चाहिए। इसी तरह से अगर आपको वो भी कम पड़ जाए तो आपके पास नेक्स्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी है कि आपके पास SLR होना चाहिए, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, जिसमें आप अपने फंड्स को ऐसी जगह रखते हैं जहाँ से आप तुरंत उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा, बैंक्स क्या होते हैं, एक दूसरे को भी लैंडिंग करते हैं, एक दूसरे को भी पैसा लेते देते हैं। उसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो इस तरह से देयर आर 2 लेवल ऑफ सिक्योरिटीज़ बैंक्स हैव। फर्स्ट इज़ द कैपिटल एडिक्वेसी एंड सेकेंड इज़ जो आइडेंटिफाइड सिक्योरिटीज़ हैं या डिपॉजिट्स हैं उसको मेंटेन करना। देखिए, आज का जो एक बड़ा बैंक है वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ़र करता है और हर प्रोडक्ट और सर्विसेज के साथ उसकी एक एसोसिएटेड रिस्क होती है। बैंक डिपॉजिट्स लेता है, ऑब्वियसली डिपॉजिट्स में बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं होती है। डिपॉजिट्स के साथ एक रिस्की फैक्टर यही होता है कि कोई भी डिपॉजिटर बैंक से कभी भी अपना पैसा प्री मैच्योरली विड्रॉ कर सकता है। मतलब अगर आज आपने बैंक में एक FD किया है या एक टर्म डिपॉजिट किया है और वो आपने 3 साल के लिए किया है, लेकिन अगर आपको 1 साल बाद पैसे की आवश्यकता होती है, आप बैंक में जा सकते हैं और अपने FD को तोड़वा करके पैसा निकाल सकते हैं। बैंक को ये नहीं पता होता है कि ऐसे कितने लोग होंगे जो बीच में आकर के प्री मैच्योरली अपना पैसा विड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि बैंक जब अपने बकेट्स को मैच करता है तो ऑब्वियसली टाइम फ्रेम्स को मैच करता है, किस टाइम फ्रेम में कितना उसके लायबिलिटीज़ आएंगी और उस समय उसको जो उसके क्रेडिटर्स हैं उससे पैसा आना चाहिए। ऑब्वियसली वो कैलकुलेशन उसकी ख़राब होती है जब कोई प्री मैच्योरली विड्रॉ करता है। बैंक ऑब्वियसली एक नॉर्मल नॉर्म्स के हिसाब से मालूम कर ये लेके चलता है कि इतने परसेंटेज ऑफ लोग इसको विड्रॉ कर सकते हैं, तो उस हिसाब से वो तैयारी रखता है, लेकिन फिर भी वो एक रिस्क उसके पास होता है। सिमिलरली जो सबसे बड़ी रिस्क है वो तो लोन्स में है। मेकिंग लोन्स, बैंक लोन देता है और तरह तरह के लोन देता है। बैंक ऑटो लोन, एजुकेशन लोन, होम लोन, जो रिटेल में जाते हैं, फिर वो बड़े बड़े कॉरपोरेशंस को, कंपनीज़ को लोन देता है। तो वो सब लोन में भी बहुत रिस्क होती है। बैंक ऑब्वियसली लोन देने से पहले ये इंश्योर करता है कि जिनको वो लोन दे रहा है वो क्रेडिट वर्दी हैं, वो उनकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक करता है, उनका पूरा
ड्यू डिलिजेंस होता है, उनके बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं बैंक्स के, जिसके हिसाब से जो उनका क्रेडिट डिपार्टमेंट है वो लोन देने से पहले जो भी लोन लेने वाला व्यक्ति है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी पूरी जांच की जाती है, उसके बाद ही लोन दिए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी लोन्स में डिफ़ॉल्ट होते हैं, कई बार इंटेंशनली होते हैं, कई बार अनइंटेंशनली भी होते हैं। जिस व्यक्ति ने लोन लिया है उसकी आर्थिक स्थिति ख़राब हो गई, उसके घर में कोई डेथ हो गई या उसका बिज़नेस फेलियर हुआ, तो उस केस में बैंक भी उस लॉस को उसको लेना पड़ता है। बैंक चेक्स क्लियर करता है, उसमें कई बार फ्रॉड होते हैं, उसमें भी बैंक को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हालांकि बहुत अच्छे लेवल ऑफ सिक्योरिटी आजकल आ गए हैं, चेक्स की क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन फिर भी उसको फ्रॉड इसमें हो सकते हैं। उस सब के लिए बैंक को अपने सिस्टम को टाइट करना होता है। बैंक डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड सर्विसेज देता है, अपने कस्टमर को डेबिट कार्ड देता है, क्रेडिट कार्ड देता है, जिससे वो विड्रॉल कर सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे रिस्क होते हैं, कई बार में भी कुछ फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस होती हैं जिसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के क्लोन्स तैयार कर लिए जाते हैं और किसी व्यक्ति के अकाउंट से उससे पैसा निकाला जा सकता है। ऐसे में ऑब्वियसली कस्टमर की गलती है या बैंक की गलती है, वो एसर्टेन करना पड़ता है। बैंक ये कभी नहीं चाहता कि उसकी गलती के कारण कोई भी कस्टमर का पैसा इधर उधर हो, क्योंकि ऐसे केस में उसको फिर कस्टमर को भरपाई करना पड़ता है उस पैसे का, जिसका आगे नुकसान बैंक को होता है। सिमिलरली बैंक इतने सारे ATMs मैनेज करता है, मशीन्स मैनेज करता है, हालांकि वो कुछ काम को ऑफलोड भी करता है थर्ड पार्टीज़ को, लेकिन इन एनी केस बैंक उसमें जुड़ा रहता है और बैंक की जिम्मेदारी होती है कि वहाँ सिक्योरिटी गार्ड वो लोग रखते हैं, कैमरा लगाते हैं, उसको देखते हैं ताकि उनको कोई डैमेज ना करे, कोई ATM से पैसा गलत तरीके से ना निकाल ले। ये सब रिस्क बैंक के पास ATM से रिलेटेड होते हैं। आजकल हम मैक्सिमम इंटरनेट, फ़ोन बैंकिंग, UPI ये सब बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ऑब्वियसली इसमें बैंक के जो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, ये अपडेटेड होने चाहिए, उनकी टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज़ इसमें भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड की संभावनाएं होती हैं। और अगर वो फ्रॉड कस्टमर के गलती से नहीं हुआ है तो ऑब्वियसली उसमें बैंक को ऐसे लॉसेस को बियर करना पड़ सकता है। और सिमिलरली जो भी और बहुत सारी दूसरी सर्विसेज बैंक दे रहे हैं, उन सभी में बैंक को ध्यान रखना होता है कि उसके जो सिस्टम्स हैं उसके फेलियर के कारण कोई भी लॉस कस्टमर को ना हो। अदरवाइज़ एज़ पर द लॉ कंज्यूमर फोरम के हिसाब से कंज्यूमर के हितों को बचाने के हिसाब से बैंक को ये सारे पेमेंट्स करने पड़ सकते हैं। अगर हम बैंक के रिस्क को मेजरली क्लासिफाई करें तो हमने पहले भी डिस्कस किया, 3 तरह की रिस्क बैंक के सामने होती हैं। एक है क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क मतलब जो कि लोन डिफ़ॉल्ट्स हैं, किसी भी तरह का लोन में अगर डिफ़ॉल्ट हो रहा है, समय पे पे नहीं हो रहा है, उसका एक रिस्क बैंक के पास सबसे बड़ा होता है मुझे लगता है। दूसरा है मार्केट रिस्क। बैंक भी अपने कई बार जो सरप्लस फंड्स होते हैं उसको आइडियल अपने पास नहीं रखता है, उसको किसी ना किसी इन्वेस्टमेंट में वो लगाता है। ऑब्वियसली बैंक कभी भी रिस्की इन्वेस्टमेंट में पैसा नहीं लगाता है, कभी भी शेयर मार्केट में या किसी कॉमर्शियल ट्रेडिंग में उसको नहीं लगाता है, क्योंकि वो बैंकिंग लॉ के अगेंस्ट में है, बेसिक जो बैंकिंग एक्ट है उसके अगेंस्ट में है। लेकिन फिर भी बैंक अपने जो सरप्लस फंड्स हैं उसको किसी ना किसी तरह के सेफ़ इन्वेस्टमेंट्स में लगाता है। लेकिन सेफ़ भी उतना ही सेफ़ है जब तक वो सेफ़ है। अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो बैंक को वो भी एक रिस्क होती है, हालांकि ये रिस्क काफ़ी कम होती है। तीसरी जो एक बड़ी रिस्क हो सकती है वो है ऑपरेशनल रिस्क, है ना, जो अभी हमने डिस्कस की कि जो बैंक इतने सारे मशीन सिस्टम्स उसको हैंडल करता है। बैंक के पैसे बहुत बार कैश की फॉर्म में इधर से उधर एक दूसरी जगह गाड़ियों से, वैन से ले जाए जाते हैं। कई बार कुछ मिसक्रिएंट्स या लुटेरे उसको वैन्स को भी कई बार रोक करके लूट लिया जाता है। तो ऐसे सब सिचुएशंस में बैंक को अपने ऑपरेशंस में भी रिस्क होने की संभावनाएं होती हैं। तो बैंक को अपने इन तीनों ही रिस्क को अलग अलग टैकल करना होता है, उसको इंडिविजुअली ब्रेक करके उसके लिए सिस्टम्स बनाने पड़ते हैं। बैंक के जो रेगुलेशंस हैं वो कई बार वर्ल्ड वाइड बनाए जाते हैं। जैसे बेसल जो अकॉर्ड था, पहले बेसल अकॉर्ड 1 साइन हुआ था 1988 में। उसके बाद फिर वो अमेंडेड बेसल अकॉर्ड था 2007 में। टैकल करना होता है, उसको इंडिविजुअली ब्रेक करके उसके लिए सिस्टम्स बनाने पड़ते हैं।
बैंक के जो रेगुलेशंस हैं वो कई बार वर्ल्ड वाइड बनाए जाते हैं। जैसे बेसल जो अकॉर्ड था, पहले बेसल अकॉर्ड 1 साइन हुआ था 1998 में, 1988 में। उसके बाद फिर वो अमेंडेड बेसल अकॉर्ड था 2007 में। ऑब्वियसली ये सब समय के साथ चेंज हुए, और जो बेसल अकॉर्ड है वो इंटर बैंक है, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो बैंक्स होते हैं उनके हिसाब से बना है। क्योंकि आज जब वर्ल्ड पूरी तरह से कनेक्टेड है तो ट्रांजैक्शंस केवल विद इन इंडिया नहीं हो रहे हैं, बल्कि बहुत सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शन अक्रॉस द वर्ल्ड होते हैं। आप यहाँ से बैठे बैठे अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो आप यूरोप में, अमेरिका में भी बैंक्स के साथ पेमेंट करते हैं। तो बैंक्स आपस में भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। उसमें उनके ऊपर इंटरनेशनल बैंकिंग में कुछ कॉमन नॉर्म्स होने चाहिए, रेगुलेशंस होने चाहिए, जिसको कि बेसल अकॉर्ड बोला जाता है, जिसके हिसाब से वो बंधे हुए हैं एक दूसरे के साथ। सिस्टेमिक जो रिस्क है बैंक के अंदर, जिसमें एक बैंक के फेल होने से दूसरा बैंक, और दूसरे के फेल होने से तीसरा बैंक, मतलब एक चेन होता है बैंक का जो फेल हो सकता है। कई बार क्या होता है, बैंक्स एक दूसरे से भी, मैंने बताया ना आपको, वो पैसा लेते हैं, और एक इस केस में अगर एक बैंक फेल होता है तो उसका इफेक्ट दूसरे बैंक पे पड़ता है। गवर्नमेंट कभी भी ये नहीं चाहेगी कि बैंक के फेलियर्स के कारण एक कोई चेन रिएक्शन हो और बहुत सारे बैंक्स फेल हों। इसलिए बैंक्स को उस रिस्क से बचाने के लिए गवर्नमेंट अपने नॉर्म्स बनाती है। देयर इज़ वन कॉन्सेप्ट कॉल रन ऑन द बैंक। नाउ व्हाट इज़ रन ऑन द बैंक? दिस कॉन्सेप्ट इज़, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी बैंक के बारे में कोई र्यूमर आ गया कि ये बैंक फेल होने वाला है। मे बी वो गलत है, सही नहीं है, लेकिन उसके चलते ये होता है कई बार डिपॉजिटर्स घबरा जाते हैं और वो बैंक पहुंच जाते हैं अपने जो भी डिपॉजिट्स हैं उसके प्री मैच्योर विड्रॉल के लिए। और अगर बहुत भारी संख्या में ऐसे लोग आ जाएं तो कई बार बैंक के पास कैश क्राइसिस हो जाता है, उनके पास, बैंक के पास देने के लिए पैसे नहीं होते हैं। ऐसे ही सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए आरबीआई ने सीआरआर और एसएलआर के नॉर्म्स बनाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर बैंक उस सिचुएशन को ठीक से हैंडल ना कर पाए तो ये एक स्नो बॉलिंग इफेक्ट होता है। स्नो बॉलिंग इफेक्ट मतलब आज 100 लोग पहुंचे बैंक में पैसा लेने के लिए, और बैंक ने अगर किसी कारण से उनको पैसा देने से मना कर दिया और ये र्यूमर फर्दर अगर मार्केट में चला जाता है तो अगले दिन 100 की जगह 1000 लोग पहुंच जाते हैं अपना पैसा लेने के लिए। अगर वो उस दिन भी अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो उसके अगले दिन और मार्केट में अगर बैड वर्ड चला जाता है तो दूसरे दिन 1 लाख लोग आ जाएंगे बैंक में पैसा लेने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि अपने पैसे को सिक्योर करें। तो ये जो इफेक्ट है, दिस इज़ कॉल्ड रन ऑन द बैंक। एवरीवन इज़ रनिंग टुवर्ड द बैंक टू विड्रॉ देयर मनी। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो आरबीआई तुरंत उस बैंक को हेल्प करता है। ऑब्वियसली पहले उसको सीआरआर और एसएलआर के लिमिट्स से अपना मैनेज करना होता है। वो इंटर बैंक भी कई बार एक दूसरे को पैसा लेते हैं, और आरबीआई इस केस में अगर वो देखता है बैंक में कोई गलती नहीं है, एवरीथिंग इज़ ओके, तो वो बैंक को पूरा सपोर्ट करता है और बैंक को फेल नहीं होने देता है। इसी तरह से बैंकिंग फील्ड में एनपीए के भी नॉर्म्स होते हैं। जब भी कोई बैंक का लोन रिपेमेंट अगर उसका 3 महीने तक नहीं होता है, 3 महीना मतलब 90 डेज़ उसको बैंक लेके चलता है। अगर 90 डेज़ तक रिपेमेंट नहीं आता है किसी भी लोन का, क्योंकि नॉर्मली जो लोन रहता है उसमें इंस्टॉलमेंट्स रहते हैं, मंथली इंस्टॉलमेंट्स रहते हैं, और अगर 3 महीनों तक अगर वो इंस्टॉलमेंट नहीं आता है तो बैंक को उस लोन को एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेट की जो श्रेणी है, कैटेगरी है, उसमें क्लासिफाई करना पड़ता है। और जैसे ही कोई लोन एनपीए डिसक्वालीफाई हो जाता है तो उसके बाद बैंक उसके ऊपर अपना ब्याज नहीं जोड़ सकता है, तो ये बैंक को नुकसान होता है, और उसके जो बैलेंस शीट है उसमें वो बैड लोन, बैड डेट की श्रेणी में चला जाता है। तो बैंक कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके लोन्स एनपीए हों। अगर कोई लोन रिपेमेंट नहीं होते हैं तो वो कस्टमर से बात करता है, उसको मोटिवेट करता है अपने पेमेंट्स देने के लिए। अगर कुछ उसको तकलीफ़ है तो कहीं उसको थोड़ा हेल्प भी करता है। इसी तरह से बैंकिंग फील्ड में सरफेसी एक्ट काफ़ी फेमस होता है, 2002 में बना था। सरफेसी एक्ट क्या है? सरफेसी स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन
of financial assets and enforcement of security interest। अब ये बहुत सारे टर्म्स इसमें आपको मिल रहे हैं। क्या होता है जब भी कोई लोन किसी कारण से एनपीए हो जाता है तो बैंक और उसके बैंकिंग जो ऑफिशियल है, जो डिपार्टमेंट है रिकवरी का, वो उसको पूरा काउंसलिंग करता है, समझता है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि जो डिफ़ॉल्ट्स हैं पे रीपेमेंट में वो इंटेंशनल है। जो ओनर जिसने लोन लिया है, कस्टमर, वो उसको पे नहीं करना चाहता है, तो बैंक अलग तरह के एक्शन लेता है। अगर वो इंटेंशनल नहीं है, किसी बिजनेस प्रॉब्लम के चलते पेमेंट्स में कुछ डिलेज आ रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में बैंक क्या करता है, बैंक कई बार लोन को रीशेड्यूल भी करता है ना। उसके अंदर उसको फिर से बैंक उसको कुछ समय देता है, मे बी कुछ और फंड्स का इन्फ्यूज़न भी देता है अगर उचित समझता है, तो वो जो लोन है उसको फिर से रिकन्स्ट्रक्ट करता है, सो दैट कि जो कस्टमर है वो उस टफ टाइम से निकल जाए और नॉर्मली एक ऑपरेशन में, अपने बिजनेस में वो आ जाए। अगर वो किसी कारण से नहीं आ पाते हैं ये सब ऑप्शंस देने के बावजूद भी, तो बैंक के पास कोई चारा नहीं बचता है, बल्कि उसको जो असेट जिसको उसने फाइनेंस किया है उस असेट्स को बेचकर ही वो अपने पैसे की रिकवरी करता है। पहले क्या होता था, सरफेसी एक्ट से पहले बहुत लंबी प्रक्रिया होती थी बैंक को किसी भी असेट को बेचने के लिए। उसको कोर्ट का रूट लेना पड़ता था, कोर्ट में जाना पड़ता था, कोर्ट से फिर ऑर्डर निकलता था, उसके बाद उसका ऑक्शन होता था और उस असेट को बेच करके पैसा रिकवर होता था। इसमें कई बार सालों लग जाते थे। अब ये जब से सरफेसी एक्ट आया है, बैंक को ये अधिकार हो गया है कि जब वो लोन करता है उसी समय वो एग्रीमेंट साइन करता है, और जो भी असेट वो फाइनेंस कर रहा है, जैसे वो किसी घर को फाइनेंस कर रहा है, किसी बिज़नेस को फाइनेंस कर रहा है जिसमें वो बिल्डिंग है या मशीन है या फैक्ट्री है, या फिर वो किसी ऑटो व्हीकल को फाइनेंस कर रहा है, तो वो अपना चार्ज ऑलरेडी लोन एग्रीमेंट में ही क्रिएट कर लेता है। मतलब वो जो असेट है वो बैंक को हाइपोथिकेटेड रहता है जब तक कि उसका लोन रिपेमेंट नहीं हो जाता है। हाइपोथिकेशन होने से उसका अधिकार बैंक के पास है। इनफैक्ट बैंक उसका ओनर है, जो जिसने परचेज़ कर रहा है, जो यूज़ कर रहा है, वो उसका ओनर नहीं है। उसका नाम ज़रूर है डॉक्यूमेंट्स में, लेकिन उसका प्राइम जो ओनर है वो बैंक है, क्योंकि बैंक ने उसको फाइनेंस किया। तो ऐसे सिचुएशन में बैंक को कोर्ट का रूट नहीं लेना पड़ता है, और बैंक सीधे जो कस्टमर है उसको नोटिस दे करके अपने पैसे की डिमांड करता है। अगर वो पैसा नहीं आता है सर्टेन टाइम में, तो वो अपने रिकवरी एजेंट और रिकवरी प्रोसेस के थ्रू उस असेट को सीज़ करता है और उसको अखबारों के माध्यम से ऑक्शन करके उसका जो भी पैसा उससे आता है उससे पहले अपना लोन रिकवर करता है। जो भी ये जो प्रोसेस के खर्चे होते हैं, सरफेसी नोटिस के, टेंडर के, ये सब को भी रिकवर करता है, और उसके बाद अगर कुछ पैसा बचता है तो जो कस्टमर है उसको रिफ़ंड कर देता है। तो इस तरह से जो सरफेसी एक्ट आने के बाद से बैंक में एनपीए बहुत कम हुए। उसका जो भी पैसा उससे आता है उससे पहले अपना लोन रिकवर करता है। जो भी ये जो प्रोसेस के खर्चे होते हैं, सरफेसी नोटिस के, टेंडर के, ये सब को भी रिकवर करता है, और उसके बाद अगर कुछ पैसा बचता है तो जो कस्टमर है उसको रिफ़ंड कर देता है। तो इस तरह से जो सरफेसी एक्ट आने के बाद से बैंक में एनपीए बहुत कम हुए। बैंकिंग सेक्टर में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो कम हुई और बैंक्स की ताकत बढ़ी। इससे जो विलफुल डिफ़ॉल्टर्स थे उनकी संख्या भी बहुत गिरी। अब क्या मेथड्स बैंक ले सकता है ताकि रिस्क ना हो, रिस्क को कम किया जा सके, मिटिगेट किया जा सके? तो सबसे पहला है वो है बेटर क्रेडिट अप्राइजल, कि बैंक जो क्रेडिट है, जब किसी को लोन दे रहा है उसका अप्राइजल बहुत अच्छे से करें। आजकल बहुत सारे मेथड्स हैं। आपने सुना होगा सिबिल, CIBIL करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्रेडिट ब्यूरो इंफॉर्मेशन है। किसी भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन का पैन नंबर डाल करके आप उसका सिबिल स्कोर निकाल सकते हैं। अच्छा सिबिल स्कोर है मतलब वो व्यक्ति ज़्यादा क्रेडिट वर्दी है, उसने जितने भी पास्ट में लोन लिए हैं उनका रीपेमेंट ठीक से किया है, अपने क्रेडिट कार्ड और बाकी के पेमेंट्स भी वो ठीक से करता है। ये सब इन्फॉर्मेशन जो सिबिल के अंदर रहती है वो बैंक को काफ़ी हेल्प करती है ये समझने में कि जो इंडिविजुअल लोन ले रहा है या ऑर्गेनाइजेशन लोन ले रहा है वो क्रेडिट वर्दी है कि नहीं। इसके अलावा बैंक ये भी चेक करता है कि वो जो प्रोजेक्ट है उसका पूरा अप्राइजल लेता है, उसके प्रोजेक्शंस को चेक करते हैं। बैंक में जो एक्सपर्ट होते हैं वो लोग उनको चेक करते हैं और उसके माध्यम से वो
सही प्रोजेक्ट और गलत प्रोजेक्ट के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। ऑब्वियसली जो प्रोजेक्ट वर्दी नहीं है उनको पैसा नहीं दिया जाता है, और जो प्रोजेक्ट वर्दी हैं उन्हीं को पैसा दिया जाता है। एक चीज़ हमेशा मान के चलिए, बैंक हमेशा टेंजिबल असेट्स जो है उन्हीं को फाइनेंस करता है। टेंजिबल मतलब जिसको बेच करके पैसा निकाला जा सकता है। बैंक कभी भी ऐसे किसी प्रोजेक्ट को या किसी वस्तु को फाइनेंस नहीं करेगा जो कि इनटेंजिबल है। इसलिए आप देखते हैं जो कंपनी सॉफ्टवेयर सेक्टर में है या जिनके पास असेट्स फिजिकल फॉर्म में नहीं है, ज़मीन मशीन ऐसा नहीं है, उनको बैंक कभी फाइनेंस नहीं करता है। क्यों? उसको टेंजिबल असेट्स चाहिए ताकि उनको बेच करके वो पैसा अपना रिकवर कर सके। इन सब के अलावा बैंक एक और सिक्योरिटी अपने लेके चलता है, वो होती है कोलेटरल सिक्योरिटी। नॉर्मली बैंक क्या करता है, जब आपको लोन देता है तो वो आपको बोलता है कि आपके कोई असेट्स होंगे, घर मकान है ना, इस तरह की चीज़ें, उनको वो एज ए सिक्योरिटी रख लेता है अपने पास। और अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं अपने लोन में तो उन कोलेटरल सिक्योरिटीज़ को बेच करके भी वो अपना पैसा रिकवर कर लेता है। तो इसलिए ये एक सेकेंड लेवल ऑफ सिक्योरिटी बैंक लेके चलता है अपने साथ। जिस असेट को फाइनेंस करता है ऑब्वियसली उसके ऊपर वो हाइपोथिकेशन करता है, वो तो उसका मालिकाना हक उसके पास होता ही है। उसके साथ साथ वो जो प्रमोटर्स हैं या जो भी ओनर्स हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ या उनके और दूसरे सिक्योरिटीज़ को भी वो लेता है सिक्योरिटी की तरह। दिस इज सेकेंड लेवल ऑफ सिक्योरिटी। थर्ड लेवल ऑफ सिक्योरिटी बैंक लेके चलता है, वो पर्सनल गारंटी लेता है। जो भी फाउंडर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनसे वो पर्सनल गारंटी लेता है कि अगर लोन डिफ़ॉल्ट के केस में वो उनको पर्सनली भी स्यू कर सकता है, उनसे पैसा रिकवरी कर सकता है। बैंक अपनी रिस्क को मिटिगेट करने के लिए अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखता है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। और बैंक कई बार सेक्टरल अलर्ट्स भी होते हैं। कई सेक्टर्स में प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे सेक्टर्स को जब बैंक के हेड ऑफिस से या आरबीआई की तरफ से कोई अलर्ट्स आते हैं तो वो उस सेक्टर में अपना एक्सपोजर कम करते हैं या उसमें लोन देना बंद कर देते हैं। आपने देखा होगा कई बार किन्हीं इकोनॉमिक कारणों के कारण मे बी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अच्छा नहीं चल रही है, उसमें डिफ़ॉल्ट ज़्यादा हो रहे हैं, या कंपनीज़ अपने लोन की रिकवरी नहीं कर पा रही हैं, या घर नहीं बेच पा रही हैं, या कुछ भी इश्यूज़ हैं, तो ऐसे में बैंक हो सकता है कि कंस्ट्रक्शन जो सेक्टर है उसमें अपने लोन कम कर दे। कभी हो सकता है एविएशन सेक्टर में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो एविएशन से संबंधित कंपनीज़ को लोन नहीं देते हैं। तो इस तरह से कई बार जो सेक्टरल प्रॉब्लम्स होती हैं उसके चलते भी बैंक्स एक दूसरे को अलर्ट देते हैं, आरबीआई भी उसमें इन्वॉल्व रहता है और वो अपना एक्सपोजर वहाँ से कम करते हैं। ऑब्वियसली बैंक आज की तारीख में हम देखते हैं बहुत डिजिटाइज हो रहे हैं, वहाँ से भी बहुत रिस्क होती है उनके पास। तो अपनी टेक्नोलॉजीज़ को वो टाइमली अपग्रेड करते जाएँ, उनके सॉफ्टवेयर्स या जो भी उनके सिस्टम्स हैं वो अपडेटेड हों, और इस सब के माध्यम से वो जो ऑपरेशनल रिस्क होती हैं बैंक की उनको भी वो कम कर सकते हैं। आई थिंक हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जिनको कवर किया है इसमें। और अभी आपका जो टर्म पेपर होगा वो इसी के बेसिस पर होगा, और इसके बाद हम नेक्स्ट टर्म में अगर बैंक के सिस्टम से रिलेटेड जो और भी जो रिस्क मैनेजमेंट संबंधित टॉपिक हैं उनको कुछ हो सकता है हम डिटेल में और कवर करें। स्पेशली जो नॉर्म्स हैं बैंकिंग के, प्रूडेंशियल नॉर्म्स हैं या बेसिल जो 2 है, उसको हो सकता है कुछ और सेशन में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको कुछ आइडिया उसके बारे में भी लगे। थैंक यू।